हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने देखा डायमेंशनल एनालिसिस और कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम फॉर्मूलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे एरर एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। इसमें दो बेसिक पहले टर्म है, वो हमको सीखना है। क्या एक्यूरेसी जानना है और प्रिसीजन जानना है। एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, दो अलग अलग टर्म है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ वैल्यू ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। मतलब जैसे हम जी का वैल्यू जानते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये फिजिसिस्ट ने प्रूव करके रखा है कि इसका ये वैल्यू होता है, यूनिवर्सल वैल्यू है। तो अगर इसको हम लैब में अगर कोई बच्चा इसको परफॉर्म करने जाए इस वाले फॉर्मूले में, जो t इज इक्वल्स टू 2π√L/g है, इस फॉर्मूला से फॉर्मुलेट करके जब g का वैल्यू यहाँ पे g का वैल्यू इससे निकालेंगे, तो ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे इसको निकाला, परफॉर्म किया, और एक स्टूडेंट ए को g का वैल्यू आया 9.77 और बी को मिला 9.79। तो इसमें से हम बोलेंगे कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, हमको बोलेंगे बी ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रू वैल्यू है, जो हमको जो यूनिवर्सली यहाँ पे फिजिसिस्ट ने डिफाइन करके रखा है, उसके पास जो बी है, बी ज़्यादा क्लोज है उस वैल्यू से, इसलिए हम ये बोलेंगे कि बी ज़्यादा एक्यूरेट है इस ए के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है, इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच द वैल्यू इज मेजर्ड। मतलब ये एक्यूरेसी का ही एक आप इसका पार्ट मान सकते हैं। प्रिसीजन उसका पार्ट होता है। जैसे ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू में से अब मान लीजिए एक और बच्चा था सी, उसका वैल्यू आया 9.799। तो इसमें से क्या हो गया, इसमें से हम बोलेंगे ये तीनों में से कौन ज़्यादा प्रिसाइज है? सी ज़्यादा प्रिसाइज है। तो यहाँ पे सी जो हमारा वैल्यू है, सी के पास जो वैल्यू आया है वो बी के मुकाबले कितना, उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है, प्रिसाइज है 0.001। ये इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.001 है। और वही बी का यहाँ पे क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.01, और ए का क्या है, यहाँ पे ए का भी क्या है 0.01। तो इसमें से इन तीनों में से किसका ज़्यादा प्रिसीजन वैल्यू है? सी का। तो हम बोलेंगे कि इसमें से सी का जो वैल्यू आया है जी कैलकुलेट करने में, वो सी एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो यही था हमारे बेसिक दो टर्म्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलिए इसके आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बढ़ेंगे हम एरर्स इन अ मेजरमेंट की तरफ। एरर्स इन अ मेजरमेंट में क्या होता है, जैसे हम बचपन से जानते हैं कि एरर कैसे निकाल सकते हैं आप। जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से जो हमको जो एक्सपेरिमेंट करके जो मेजर्ड वैल्यू निकला है, वो दोनों को जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एरर निकल जाएगा। जैसे हमारे पिछले एग्जांपल में क्या था, जी का वैल्यू हमने जैसे लिया था 9.8, और जो हमारा मेजर्ड वैल्यू जो मान लीजिए वो ए का वैल्यू, जो ए स्टूडेंट था उसका वैल्यू निकाले थे, उसने क्या निकाला था 9.79। तो इसमें से हमारा एरर क्या निकल के आएगा? एरर क्या आएगा? 0.01। तो ये होता है बेसिक एरर निकालने का तरीका। और चलिए आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स क्या कौन से हैं? पहला होता है कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर्स मतलब जैसे कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको बार बार एक ही अमाउंट का गलती दे रहा है, और उससे हमको बार बार वही सेम जितना भी मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे हम आपने अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा स्कूल में, लैब्स में, तो आप वो टेबुलेट फॉर्म में टेबल बना के ऑब्जर्वेशन लिखते हो। तो ऑब्जर्वेशन 1 में जो वैल्यू आया, ऑब्जर्वेशन 2 में जो वैल्यू आया, ऐसे करके जितने भी ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, सभी में हमको क्या मिल रहा है? सेम वैल्यू मिल रहा है। और एक्चुअल वैल्यू जो था, एक्चुअल वैल्यू जो भी है, एक्चुअल वैल्यू से जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे जो एरर निकल के आ रहा है वो क्या है? कांस्टेंट एक्स। कांस्टेंट एक्स हर में कांस्टेंट आ रहा है एक्स का वैल्यू, मतलब वो थोड़ा भी अलग नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट एरर्स। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बी हमारा क्या है? सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? ये इसके भी बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स जनरेट होता है बहुत सारे तरीके से। जैसे कि पहला तो हो गया इंस्ट्रूमेंट की वजह से। कोई भी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रू वैल्यू है, ये नंबर लाइन पे मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पे एक ट्रू वैल्यू है जो हमको ट्रू वैल्यू दे रहा है, और जो हम मेजर्ड वैल्यू है सिस्टमेटिक एरर की वजह से, या तो वो पॉजिटिव एक्स यानी यहाँ पे कहीं आ रहा है, या फिर नेगेटिव एक्स यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो सिस्टमेटिक एरर्स वही होता है कि इसके जैसे डिफरेंट पार्ट होते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टमेटिक एरर्स में कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई बच्चा इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट ही मान लीजिए उसमें कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे स्क्रू गॉज होता है। स्क्रू गॉज क्या होता है? लोहे का बना हुआ होता है। तो लोहे का असर हम टेम्परेचर पर देख सकते हैं। टेम्परेचर जैसे गर्मी के मौसम में लोहा थोड़ा एक्सपैंड हो सकता है, और ठंडी के मौसम में लोहा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वो भी हमारे सिस्टमेटिक एरर्स में आएगा। जैसे कि वो जो जैसे लोहा, जैसे स्टील का स्केल बोला जाता है स्कूल में,
स्टील का स्केल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए कोई भी मेजरमेंट के लिए। क्यों बोला जाता है? उसका कॉज यही है, वो हमको सिस्टमेटिक एरर देगा। जैसे उसमें जो मेजरमेंट दिया रहता है, जो हमारा वैल्यू और जो एक्यूरेट हमारा वो वैल्यू नहीं आएगा उसकी वजह से। जैसे गर्मी में वो थोड़ा एक्सटेंड होकर थोड़ा इतना बढ़ जाएगा और ठंडी में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा आ जाएगा, तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू वो नहीं आएगा, छोटा या फिर बड़ा मिलेगा। आप उसको गर्मी में कैलकुलेट करोगे तो अलग वैल्यू आएगा और ठंडी में कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा अलग वैल्यू आएगा। यही था सिस्टमेटिक एरर्स। और लास्ट चलते हैं हम, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर्स क्या होता है? ये हमको बेसिकली हमको इंस्ट्रूमेंट्स में ही मिलेगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म करते हैं अपने लैब्स में, उसी में ये मिलता है लिस्ट काउंट एरर। जैसे कि आप और आप दोस्त, आपका एक दोस्त मान लीजिए दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों का एक स्क्रू गॉज मिला या फिर वर्नियर कैलिपर मिला। अब ये जो बच्चे ही नहीं जानते हैं कि स्क्रू गॉज क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वो आप स्कूल में जाके अपने फिजिक्स लैब में जाके पता कर सकते हैं कि क्या होता है। स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर दो एक स्केल होते हैं। स्क्रू गॉज का क्या होता है मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 तक, और जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 तक। यानी कि ये दोनों में से हमारे पास कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है? हमारे पास स्क्रू गॉज ज़्यादा प्रिसाइज है। तो मान लीजिए आपको मिला स्क्रू गॉज और आपके दोस्त को मिला वर्नियर कैलिपर, तो आपका कोई ट्रू वैल्यू, आपको जो ट्रू वैल्यू आएगा, आपका जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो ट्रू वैल्यू से क्या होगा, वो उतना प्रिसाइज नहीं होगा जितना आपके दोस्त का होगा। तो यही होता है लीस्ट काउंट एरर्स। आप ऐसे ही समझ सकते हैं ये लीस्ट काउंट एरर्स। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है वो? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्योंकि बहुत जगह काम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मतलब जैसे हमने वो पहला एग्जांपल लिया था, उसी को लेते हैं। g इज इक्वल्स टू क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब उसको आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करके किसी बच्चे का, 3 बच्चे हैं मान लीजिए A B C, तीनों का अलग अलग वैल्यू आया। एक का है 9.79, का है 9.77 और तीसरे का है 9.78। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर मतलब मान लीजिए ये एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा जी लेंगे यहाँ पे। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? जो हमारा ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू यानी कि जी माइनस G1। अब जैसे कि ये जो हमारे स्टूडेंट ए था, स्टूडेंट ए, ये कोई एक बार में तो ये 9.79 वैल्यू नहीं आ जाएगा ना। वो तो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, 1 2 3 करके ऐसे बहुत सारे n नंबर तक वो ऑब्जर्वेशंस लिए होंगे। उसके बाद जाके उस सबका मीन निकाल के उसको ये वैल्यू मिल रहा होगा। तो एब्सोल्यूट एरर का वही होता है कि पहले का जो पहला ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑब्जर्वेशन का कितना एब्सोल्यूट एरर होगा वो हम इससे निकालेंगे G माइनस G1। दूसरे के लिए क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा G1 से डिनोट करेंगे, यहाँ पे डेल्टा G2 से क्या डिनोट करेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस G2, यहाँ पे डेल्टा G3 ट्रू वैल्यू माइनस G3 एंड सो ऑन। ऐसे करके डेल्टा Gn इज इक्वल्स टू G माइनस Gn। यही होता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर में इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि इस एब्सोल्यूट एरर का हम मीन निकाल के एक पर्टिकुलर वैल्यू लाते हैं, ताकि वो हम जितना एरर को हम नेगलेक्ट एकदम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वही उतना ही अच्छा होता है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या होता है कि इस सब का मीन निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि मान लीजिए उस बच्चे ने ए ने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तक लिया था। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए उसका जो n ये आया एब्सोल्यूट एरर, उस सब को हम क्या ऐसे डिनोट करेंगे? डेल्टा Gn Gm इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू वहाँ पे जो था डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डॉट 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 जितने बार उसने जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए उन सारों का सम लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। यही फार्मूला है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। ये वाला तो आप पहले क्लास 7-8 में भी सीख चुके हो कि कैसे मीन निकालते हैं। वही फार्मूला है कि यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर में। चलिए अब इसके आगे देखते हैं अब रिलेटिव एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर देखते हैं हम, रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर डिफाइंस दैट the ratio of the measured mean absolute error to the true value is called relative error।
मतलब रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर डेल्टा जी जो हम मेज़र करके निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर बाय एक्चुअल जी, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये तो इजी था। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर कुछ नहीं, बस इसी का एक्सटेंशन होता है द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। इसको जब परसेंटेज निकाल लेंगे इस रिलेटिव एरर का तो यही हमको क्या देता है, परसेंटेज एरर देता है। तो ये थे ये 3 बेसिक टर्म, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF बना के देंगे, आप जरूर उसको घर में ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको उसमें किसी में भी दिक्कत हो रहा है करने में, तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, जैसे हम आपको पहला वो एग्जांपल बताए थे, t = 2π√L/g। अब हमको मान लीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको चेक करना है लैब में कि टाइम पीरियड को एक पेंडुलम है, उसका कितना टाइम पीरियड आ रहा है, उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालो और एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करो। ये तो इसमें हमको क्या लगेगा, ये L का वैल्यू लगेगा। L का वैल्यू जो होता है वो पेंडुलम का जो लेंथ होता है, लेंथ का वैल्यू, और G का वैल्यू लगेगा। और तो हमको यहाँ से दो वैल्यू अलग अलग निकलेंगे। क्या, या तो G का वैल्यू, क्योंकि हर प्लेस के मुताबिक G का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, तो G का वैल्यू हमको इसमें या तो एरर निकलेगा, या फिर टाइम पीरियड में G के हिसाब से टाइम पीरियड में भी क्या होगा, एरर निकलेगा। तो ये जैसे इसी इक्वेशन में ये 2 अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, तो इन दोनों ऐसे ही 2 क्वांटिटी अगर दिए हुए रहेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हम क्या करते हैं उसमें से हम जब हमको मैक्सिमम एरर कितना है, मिनिमम एरर कितना है, वो हमको इवेलुएट करने के लिए हमको ये टॉपिक हमको वही समझाता है। तो उसमें से हमको क्या, पहला उसमें क्या है, एरर्स इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज़। अगर हमको इन दोनों का मान लीजिए सम निकालना है, तो सम निकाल के हमारा जो मैक्सिमम एरर आएगा वो कितना होगा, उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको हम पहले हम टॉपिक A को लेते हैं। इसमें हमको 2 क्वांटिटी का एरर निकालना है। जैसे यहाँ पे Z = यहाँ पे हम उसी को ले लेते हैं एग्जांपल को, डेल्टा G ± डेल्टा T। ये दो एरर्स आएंगे, 2 एरर्स फ्लक्चुएट होंगे बार बार वैल्यू। तो अब हमको माना जाता है कि इसमें से हमारा जो मैक्सिमम एरर होगा, मैक्सिमम एरर हम प्लस से ही डिनोट करेंगे। Z = डेल्टा G + डेल्टा T। आप पूछोगे भैया तो जब प्लस से ही डिनोट करना था और यहाँ पे जब सम ऑफ 2 क्वांटिटीज़ दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम इसके पहले ये प्लस माइनस क्यों लिखे, क्योंकि जब यहाँ जैसे हमने वो पहले हमने कुछ टॉपिक्स में सीखा कि जो हमारा जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा वो या तो पॉजिटिव ट्रू वैल्यू से या तो बड़ा भी आ सकता है, ज़्यादा बड़ा, ट्रू वैल्यू से थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, और ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम भी आ सकता है। तो हमको क्या करना है कि हमको उसका मॉड ले लेना है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस वैल्यू का अगर जब मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, दोनों क्वांटिटी को हम सम करेंगे। वैसे ही अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट जो था क्या था, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 क्वांटिटीज। तो इसमें क्या होगा, इसमें Z = डेल्टा G - डेल्टा T होगा। अब इसमें भी अगर जब हमको मैक्सिमम एरर निकालना होगा, हम मान के चलते हैं कि हम इंसानों से ही ज़्यादा गलती हो रहा है, और हम टू बी इन द सेफ जोन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम जितना हो सके मैक्सिमम एरर निकालने का कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी मैक्सिमम एरर क्या होगा, मैक्सिमम एरर को निकालने के लिए हम दोनों वैल्यू को ऐड ही कर देंगे। अब जब ऐड ही करना तो इसका नाम सब्ट्रैक्शन क्यों पड़ा। तो टू बी इन द सेफ साइड हम इसमें भी हम मैक्सिमम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों का सम निकाल के कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वो क्या था, एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़। ये थोड़ा सा अलग है, इसको कैसे मेज़र करते हैं वो हमको थोड़ा इक्वेशन निकाल के प्रूव करना होगा। एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ से मान लीजिए कोई वैल्यू जो हमको निकालना है वो एरर वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2 वैल्यू है, इस एग्जांपल को भूल जाइए आप, और मान लीजिए वो कोई 2 वैल्यू है जो A × B, ये 2 वैल्यू था उसका, हम ये 2 क्वांटिटी है, इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड इसके एब्सोल्यूट एरर से इसको ऐड करेंगे। कैसे, Z ± डेल्टा Z = A का एब्सोल्यूट एरर क्या था, A का एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, A ± डेल्टा A × B ± डेल्टा B। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, Z ± डेल्टा Z = A × B ± A ×
ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एंड लास्ट वाला टर्म प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये होगा। अब हम क्या कर देंगे कि ये दोनों साइड को हम z से डिवाइड कर देंगे। अब z से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे z से डिवाइड करेंगे LHS में तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू ए बी बाई जेड करेंगे, ए बी बाई जेड। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या था, इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 से हम क्या इसको लिख सकते हैं z इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा कट के, 1 हो जाएगा 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई, यहाँ पे z लिखेंगे, z की जगह हम ए बी लिख सकते हैं तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे और ये ए इससे कटेगा, प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा ए बी बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू, अब ये 1 इसे काट सकते हैं, 1 इसे काट दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ पे बी से कटेगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, क्योंकि एरर्स जो आता है वो तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो फिर ये जब दो एरर्स मान लीजिए डेल्टा ए का वैल्यू आया हमारा 0.0002 और डेल्टा बी का वैल्यू आया 0.0009, ऐसे दो वैल्यू आएंगे, तो इनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू तो और छोटा हो जाएगा। तो वो इतना छोटा हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम जब नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या फाइनल वैल्यू क्या आएगा, ये डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू ए डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब जैसे हम पहले इसके दो पहले जो टर्म थे उनमें क्या किए थे हम, टू बी इन द सेफ साइड क्या करते हैं हम मैक्सिमम एरर को निकालते। तो मैक्सिमम एरर में क्या करेंगे, मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हम माइनस को ओमिट करके हम क्या करेंगे, प्लस को कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन फाइनल, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। तो यही होता है मैक्सिमम एरर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। चलिए ये था मैक्सिमम एरर ऑफ टू प्रोडक्ट क्वांटिटीज़। अब देखेंगे लास्ट हमारा जो था मैक्सिमम एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। ये भी हमारा ऑप्शन सी की तरह ही सिमिलर है। उसमें क्या बस यहाँ पे थोड़ा क्या चेंज होगा, z इक्वल्स टू हम पहले स्टार्ट करेंगे a बाई बी से। अब इसमें जैसे हम उसमें किए थे सेम वैसे ही आपको ये करके दिखा रहा हूँ, आप फॉलो कर लेना। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a बाई b प्लस माइनस डेल्टा b, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन लेंगे a, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। अब यहाँ पे एक नया स्टेप ले रहे हैं, वो क्या होगा, हमें ऊपर वाले इक्वेशन से a कॉमन ले रहे हैं तो, और नीचे वाले इक्वेशन से हम b कॉमन लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अब थोड़ी देर में समझ जाओगे क्योंकि है। इसमें क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब इसमें हम इसी स्टेप में क्या करते हैं, हम z को भी यहाँ पे कॉमन लेते हैं LHS में। तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z। अब ये जो हमारा इक्वेशन था पहला, इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं कि z इक्वल्स टू a बाई बी है, और यहाँ पे क्या रहा है z और ये a बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू z इंटू 1 प्लस डेल्टा a बाई a। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। और यहाँ पे क्या z को जब कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा z बाई जेड भी आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा z बाई जेड होगा, सो करेक्ट कर लेना। तो इससे हम z और z यहाँ से काट सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद का जो स्टेप होगा क्या होगा, यहाँ से थोड़ा यूनिक है। क्या करेंगे हम 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो ये था ये वाला न्यूमरेटर वाला टर्म, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा a बाई a। अब जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको हम, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b होल टू द पावर -1।
चलिए अब इसके फॉलो कर, इसको आप देख सकते हो कि आपने वो हमारा जो मैथमेटिकल टूल्स का जो वीडियो था वो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने एक चीज़ बताया था कि अगर जब ये वाला टर्म को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे लिख सकते हैं, 1 + x⁴ n, अगर कोई ऐसा कोई वैल्यू है तो हम इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, या फिर 1 n या फिर n ऐसा कोई अगर वैल्यू है तो इसको, जिसमें कि x क्या है, x मच x शुड बी कंडीशन होता है, x मस्ट बी लेस देन 1, x शुड बी मच लेस देन 1। तो यहाँ पे हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं। कैसे इसको कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, 1 - n × x, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये अब यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहा है, तो आप ये इसका वैल्यू निकाल के देख सकते हो कि डेल्टा b/b क्या होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा, ये वेरी मच लेस देन 1 होगा। तो हम इसको ऐसे ही एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, 1 ± डेल्टा a/a × 1, और इसको अंदर लेंगे तो क्या होगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b/b। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या होगा ये 1 × 1 1 प्लस 1 × डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा b/b, और ये प्लस माइनस डेल्टा a/a, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a/a × डेल्टा b/b। तो पिछले वाले की तरह ये क्या होगा, ये वाला टर्म हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा a और डेल्टा b बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये इनका प्रोडक्ट क्या होगा, और भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। और यहाँ पे जो हमारा LHS में चल रहा था 1 ± डेल्टा z/z = 1 ± डेल्टा a/a प्लस माइनस डेल्टा b/b। अब यहाँ से 1 1 हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z/z = डेल्टा a/a प्लस माइनस डेल्टा b/b। तो बाकी सारे इसके पहले जो हम टर्म्स देखे उसमें क्या किया, हम मैक्सिमम एरर कैलकुलेट कर रहे थे। तो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन के टर्म को हम ओमिट करते हैं और एडिशन के टर्म को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा z/z = क्या हो जाएगा, डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। यही चार थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंडर में। तो इसी तरह ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। यही था हमारा लास्ट टॉपिक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देंगे उस पीडीएफ के अंदर। आप वहाँ से प्रैक्टिस करना, जो भी और किसी में भी डाउट हो रहा है तो आप फ्रीली आप हमसे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह एरर एनालिसिस भी हमारा ये ख़त्म होता है आज इस टॉपिक के अंदर में, और इसी तरह हमारा ये यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो कि होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि जब मेरा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आए तो आपको जल्द से जल्द आपको उसका अपडेट मिल सके। थैंक यू।